तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो हम उन फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो किसी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे मेनली कितने फैक्टर हैं? है तो बहुत सारे फैक्टर, लेकिन यहाँ पे हम 6 टाइप के फैक्टर की बात करेंगे जो किसी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। जो पहला फैक्टर है आपका, वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का अगर कंसंट्रेशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो रिएक्शन का रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, आप जानते हो कि रेट ऑफ ए रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन से ये बात निकल के आ रही है। तो ऑन इंक्रीजिंग concentration of reactant concentration of reactant rate of reaction also increases. Rate of reaction also increases। अगर इसके आप डेप्थ में जाओगे कि रिएक्ट आप डेप्थ में जाओगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज कर रहा है ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो अभी आगे चलकर एक थ्योरी है। वो थियरी क्या है? वो थ्योरी है आपका कोलिजन थियरी। क्या है? कोलिजन थियरी। कोलिजन थियरी में बताया जाता है कि रिएक्शन होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है रिएक्शन होने के लिए कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में क्या करे, कोलाइड करें। यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का आपस में कोलाइड करना जरूरी है। बिना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के आपस में कोलाइड किए हुए कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है। अब मान लो एक रिएक्टेंट ए है और एक रिएक्टेंट बी है और एक प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो जब तक ए रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी आपस में टकराएंगे नहीं, कोलिजन नहीं करेंगे, कोलाइड नहीं करेंगे, तब तक प्रोडक्ट में इन रिएक्टेंट का चेंज होना पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है कोलिजन थियरी का, वो कहता है कि देयर इज नेसेसरी ऑफ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कोलिजन होना आपस में जरूरी है किसी रिएक्शन को होने के लिए। ठीक है। जैसे मान लो कि अब यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन ले लो आप। इस रिएक्शन में क्या है कि आपके दो रिएक्टेंट है ए एंड बी, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करके आपका प्रोडक्ट पी बन रहा है। अब मान लो कि आपका क्या है, ये दोनों सोल्यूशन एक्वस, दोनों का एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है। अभी दोनों के एक्वस सोल्यूशन में अब देखो, ए है, ए का कोई पर्टिकुलर अमाउंट होगा, बी का कोई पर्टिकुलर अमाउंट होगा। अगर कंसंट्रेशन आप बढ़ा दे तो रिएक्टेंट का, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी एक ही देखो, पहले मान लो कंसंट्रेशन इसका C1 था और इसका कंसंट्रेशन कितना था, C2 था। तो अब इसके मान लो कि कंसंट्रेशन C1 का मतलब हुआ क्या कि इसके C1 मोल थे 1 लीटर सोल्यूशन में, और इसका कंसंट्रेशन C2 का मतलब हुआ इसके कितने मोल थे 1 लीटर सोल्यूशन में, तो C2
C2 मोल थे। तो जब अगर कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगा, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप बढ़ा देते हो तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल आपके रिएक्टेंट के बढ़ जाएंगे। तो इन दोनों, पहले मान लो कि पहले इन दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा था, तो रिएक्शन हो रहा था। आप जानते हो कि कोलिजन होना रिएक्टेंट के बीच में, रिएक्टेंट का आपस में कोलिजन होना जरूरी है किसी रिएक्शन को होने के लिए। जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा रिएक्टेंट आपके क्या होंगे, प्रोडक्ट में चेंज होंगे। ठीक है। अब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दिया रिएक्टेंट का, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जाहिर सी बात है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट बढ़ गए तो कोलिजन की जो प्रोबेबिलिटी है, या ज्यादा से ज्यादा सोल्यूशन में क्या होने लगेगा, रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा आपस में कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पार्टिकल की संख्या बढ़ गई, भीड़ लग गई। अब मान लो पहले कोई डिफिनिट कंसंट्रेशन था, तो कुछ सम डिफिनिट पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट थे। अब आपने रिएक्टेंट बढ़ा देने से क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल इन सोल्यूशन क्या हुआ, कंसंट्रेशन आप बढ़ाते हो, जिसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब हुआ कि क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट विच आर डिजॉल्व इन ए पर्टिकुलर सोल्यूशन आल्सो इंक्रीज। कंसंट्रेशन का मतलब यही हुआ ना, जितना ज्यादा क्वांटिटी सोल्यूट में आपका जितना ज्यादा क्वांटिटी सोल्यूट का सोल्यूशन में डिजॉल्व होगा, उतना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। तो कंसंट्रेशन बढ़ा देने से क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आपके इंक्रीज कर जाएंगे। अब जब नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल इस सोल्यूशन में मौजूद होंगे, और जितना ज्यादा पार्टिकल मौजूद होंगे उतना ज्यादा कोलिजन होगा, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका रिएक्शन का रेट होगा। ठीक है। दूसरा जो फैक्टर आपका जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकता है वो है कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट के बारे में आप शायद जानते होंगे कि कैटालिस्ट ऐसे सबस्टांस होते हैं जो किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। कैटालिस्ट दो टाइप के होते हैं, एक आपका पॉजिटिव कैटालिस्ट, एक निगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, रेट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जबकि निगेटिव कैटालिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को घटा देते हैं। रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, घटा देते हैं निगेटिव कैटालिस्ट। ठीक है। इसीलिए आप निगेटिव कैटालिस्ट को एक और नाम देते हो, क्या, कैटालिस्ट, कैटालिस्ट पॉइजन, कैटालिस्ट पॉइजन। ठीक है। कैटालिस्ट की एक्टिविटी को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ऐसे सबस्टांस को क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट पॉइजन। तो कैटालिस्ट दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट और एक निगेटिव कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट क्या होते हैं, ऐसे सबस्टांस होते हैं जो किसी रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो जनरली आप जो कैटालिस्ट का काम होता है वो क्या होता है कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाना। तो अगर आप कैटालिस्ट यूज करते हो, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। ये ऐसा इसलिए, अब इसके डेप्थ में जाओगे, कैटालिस्ट, पॉजिटिव जो कैटालिस्ट होते हैं वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा क्यों देते हैं, तो इसके पीछे आपको रीजन पता चलेगा। अगर आप डेप्थ में जाओगे कि पॉजिटिव कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा क्यों देते हैं, तो पॉजिटिव कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को इसलिए बढ़ा देते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कैटालिस्ट, पॉजिटिव कैटालिस्ट यूज करने से नंबर ऑफ एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इंक्रीज कर जाते हैं। किसके यूज करने से, पॉजिटिव कैटालिस्ट के यूज करने से नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, आपके इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। आइए आगे चल के हम बात करेंगे, आगे चल के हमको बात करना है सारी। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, अब रिएक्शन में इधर मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, आपका एनर्जी को मैं इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मान लो शुरुआत में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास में इतनी एनर्जी थी, कितनी थी, इतनी एनर्जी थी। अब इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होना है,
मान लो प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है, ठीक है, प्रोडक्ट की इतनी एनर्जी है, तो इस रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में चेंज होना है तो कम से कम हर एक रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन होने के लिए। मान लो इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। जब इस इतना एनर्जी इतनी एनर्जी इसको चाहिए, ठीक है, इतनी एनर्जी अगर रिएक्टेंट ऑब्टेन कर लेगा तो क्या होगा, आपका रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, दी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच आर रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। रिएक्टेंट के पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ऑलरेडी इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट के पास है। अब इतनी एनर्जी इसको चाहिए तो इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको और ज्यादा एनर्जी मिलेगा तभी इस पोजीशन को, इस स्टेट को क्या करेगा रिएक्टेंट, अचीव कर पाएगा। और जब ये रिएक्टेंट इस स्टेट को अचीव कर लेगा, इतनी एनर्जी अचीव कर लेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या आप बोलते हो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम amount of energy which are required to reactant the minimum amount of energy which are required to reactant to convert into product प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से चाहिए, या आप बोलो कि प्रोडक्ट में डायरेक्ट ना आप बोलो, टू कन्वर्ट टू अचीव the minimum amount of energy which are required to reactant molecule to achieve एक्टिवेशन स्टेट। एक्टिवेशन स्टेट को अचीव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको चाहिए, ये है आपका एक्टिवेशन स्टेट। ए अगर मॉलिक्यूल रिएक्टेंट आपका रिएक्टेंट अचीव कर लेता है तो फिर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। मैंने बताया था कि भाई कोई भी रिएक्टेंट होता है डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता है, इससे के बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ क्या बनते हैं, कुछ ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, कुछ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बनते हैं। वो फिर जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बनते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, वो फिर किस में चेंज होता है, प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब वही है कि जैसे मान लो कि आपको कोई एग्जाम पास करना है, अब एग्जाम पास करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक डिफिनिट नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर के आप उस एग्जाम को क्या करोगे, क्रैक कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी एनर्जी, कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ ना कुछ तो आपके पास नॉलेज है, ठीक है। तो जो कुछ ना, मान लो कि आपको इतना नॉलेज चाहिए किसी, सपोज दैट नीट का एग्जाम ही आप ले लो, तो नीट का एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको इतना नॉलेज चाहिए, और आपके पास नॉलेज कितना है अभी प्रेजेंट टाइम में, इतना है। ऐसा तो है नहीं कि आप जीरो जीरो नॉलेज आपके पास है, ठीक है। इधर मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ और इधर बात कर रहा हूँ एग्जाम की, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि देखो आपके पास इतना नॉलेज है, जीरो तो नहीं है ना, जीरो होता तो आपका जो लेवल होता यहाँ पे होता, इस एक्सिस पे होता। कुछ ना कुछ तो नॉलेज है ऑलरेडी आपके पास, क्या है, कुछ ना कुछ तो नॉलेज है। आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अमाउंट का एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, ताकि आप इतना नॉलेज ऑब्टेन कर पाओ, इस क्या कर पाओ आप, ताकि आप इतना नॉलेज ऑब्टेन कर पाओ, और इतना नॉलेज जब आप ऑब्टेन कर जाओगे तो आप एग्जाम क्या कर जाओगे, क्रैक कर जाओगे, क्या कर जाओगे, क्रैक कर जाओगे, ठीक है। तो अभी जितना आपके पास है उससे और ज्यादा कितना रिक्वायर्ड नॉलेज है आपका, वही रिक्वायर्ड नॉलेज आपका कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा, ठीक है, वही एक्टिवेशन नॉलेज आपका कहलाएगा। यहाँ पे चूंकि अब रिएक्शन की बात कर रहे होते, और यहाँ पे रिएक्शन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वह रिएक्शन इसलिए हो रहा है
रिएक्शन किसके टर्म में हो रहा है, तो रिएक्शन आपका एनर्जी के टर्म में हो रहा है। तो इतना एनर्जी जब आप रिक्वायर, इतना एनर्जी आप क्या कर लोगे, ऑब्टेन कर लोगे, तो इस स्टेट को ऑब्टेन कर जाओगे। जब इस स्टेट को आप ऑब्टेन कर जाओगे, फिर आप क्या हो जाओगे, प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच आर रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू अचीव एक्टिवेशन स्टेट। एक्टिवेशन स्टेट को अचीव करने के लिए जितनी एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए, उसे क्या बोलते हो आप, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हो। उसे क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। आप अगर यहां से मेजर करते हो, यहां से मेजर करते हो, यहां से यहां तक, तो ए आपका है, देखो ए एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल ई ए। ए का मतलब वो एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ई का मतलब एनर्जी और ए का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी को मैंने डिफाइन कर दिया कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच आर रिक्वायर्ड, वह कम से कम एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जरूरी है, किसमें कन्वर्ट होने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जरूरी है, उसे क्या बोलते हो आप, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हो। तो अगर यहां से यहां तक एनर्जी आप मेजर करते हो, तो इसे आप क्या बोलोगे, क्रिटिकल एनर्जी। क्या बोलोगे, क्रिटिकल एनर्जी, क्रिटिकल एनर्जी। ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट आर कॉल्ड क्रिटिकल एनर्जी। जीरो लेवल से आप अगर मेजर करते हो, जीरो लेवल से ऐसा मानो कि देखो इतना एनर्जी इसके पास है, ऑलरेडी इतना एनर्जी इसके पास क्या है, रिएक्टेंट के पास है। अगर यहाँ से एकदम जीरो ग्राउंड लेवल से इसकी एनर्जी को मेजर करते हो, तो कितना एनर्जी इसको चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए। तो वही कह रहा है कि टोटल, जब देखो मिनिमम नहीं, टोटल बात हो रहा है, टोटल, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इतना, ये टोटल है, ये मिनिमम एनर्जी है। मिनिमम का मतलब हुआ कि कुछ आपके पास है और कुछ और आपको चाहिए। ठीक है। और जब आप टोटल की बात कर रहे हो, तो टोटल का मतलब आपके पास जो है उसको जोड़ करके, ठीक है, यानी रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है उसको जोड़ करके कितना एनर्जी टोटल चाहिए, टोटल कितनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कन्वर्ट होने के लिए प्रोडक्ट में, उसे आप क्या बोलते हो, क्रिटिकल एनर्जी। ठीक है। हम बात करेंगे आगे चल करके, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो इसे लंबा क्यों खींचा जाए। तो आप इतना समझ जाओ कि अगर पॉजिटिव कैटालिस्ट यूज करते हो, तो पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, और वहीं पे निगेटिव कैटालिस्ट क्या करते हैं, रेट के रिएक्शन के रेट को घटा देते हैं। तीसरा फैक्टर की मैं बात करूंगा, तो तीसरा फैक्टर आपका है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, या तीसरा फैक्टर आप टेम्परेचर ले लो, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आपको पता है, टेम्परेचर क्या है, देखो हीट, हीट क्या है आपका, एक टाइप की एनर्जी है। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, उसी फॉर्म में से एक फॉर्म आपका है हीट। हीट इज ए एनर्जी। अब हीट अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, हीट भी बढ़ेगा, तो हीट अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब टेम्परेचर अब बढ़ा दोगे तो उससे क्या होगा, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है। पार्टिकल की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज कर जाएगी, तो रिएक्टेंट अगर आपस में टकराएंगे, तो इनके जब टकराएंगे तो इनके जो इफेक्टिव जो कोलिजन है, कोलिजन थियरी फिर आ जाएगा यहाँ पे, कोलिजन थ्योरी हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल आपके रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में चेंज हो पाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वैसे एक आर्हीनियस का इक्वेशन भी है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ई ए, सॉरी, ए कैपिटल ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इंटू ई एक्सपोनेंशियल ई पे पावर माइनस ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है। दिस इज आर्हीनियस इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग रेट कांस्टेंट इन टर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, एट रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जनरली आप जानो कि रेट बढ़ जाएगा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर जा, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या होगा,
जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, देखो मैंने क्या बताया था, पहली बार बताया था कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का आपस में टकराना जरूरी है किसी रिएक्शन को होने के लिए, ठीक है। पहली नंबर तो कोलिजन क्या है, जरूरी है। दूसरा जो कंडीशन होता है आपका, केवल कोलिजन करने से, जैसे मान लो दो रिएक्टेंट है आपस में कोलाइड किए, ऐसा नहीं है कि दो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड किए तो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, नहीं। टकराएं, टकराना जरूरी है, लेकिन सफिशियंट कंडीशन नहीं है। देखो एक होता है रिक्वायर, एक होता है नेसेसरी, एक होता है आपका सफिशियंट। नेसेसरी कंडीशन तो है कि, नेसेसरी कंडीशन ये है कि आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराने चाहिए, लेकिन टकराने से केवल नहीं काम चलेगा, टकराए और उनका जो कोलिजन हो, जो उनका कोलिजन हो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो कोलिजन हो, वो एक इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। मतलब इतनी सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ टकराए कि ये एक ऐसे स्टेट को अचीव कर ले, एक्टिवेटेड स्टेट को अचीव कर ले, और एक्टिवेटेड स्टेट को अचीव करने के बाद में वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। तो केवल कोलिजन करना जरूरी नहीं है, क्या होना चाहिए, कोलिजन आपका इफेक्टिव होना चाहिए। केवल कोलिजन जरूरी नहीं है, कोलिजन का इफेक्टिव होना भी जरूरी है। इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब इतना सफिशियंट अमाउंट, इतना तेजी से टकराए, इतनी एनर्जी एनर्जी के साथ टकराए, ताकि ये क्या हो जाए, प्रोडक्ट में चेंज हो पाए, ठीक है। ताकि जैसे क्या है, अभी मान लो कि आपका, बात मैं किया था कि यहाँ पे रिएक्टेंट था आपका, यहाँ पे आपका एक्टिवेटेड स्टेट था, ठीक है। और जब रिएक्टेंट इस एक्टिवेटेड स्टेट को अचीव कर जाएगा, तब किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ मैंने बनाया था। तो अब मान लो यहाँ पे इस स्टेट पे क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट इतना तेजी से टकराए कि इनके बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज हो, उस एनर्जी, कोलिजन इतना जब ये आपस, देखो ये दो रिएक्टेंट है, दूर दूर है, अब जैसे जैसे वो नजदीक आएंगे, एक डिफिनिट, मान लो इसकी क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट है, अब ये दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे। अब जैसे जैसे करीब आएंगे वैसे वैसे इनकी एनर्जी क्या होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ेगी, और इतनी एनर्जी हो जाएगी इसकी, ताकि वो क्या किसी स्टेट में को अचीव कर लेंगे, एक्टिवेटेड स्टेट को अचीव कर लेंगे, और जब एक्टिवेटेड स्टेट को अचीव कर लेंगे फिर वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो कोलिजन जरूरी तो है, लेकिन सफिशियंट कंडीशन नहीं है। सफिशियंट कंडीशन है कि आपका कोलिजन किस तरीके का होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, यानी इतना तेजी से टकराए ताकि ये जो मिनिमम एनर्जी है रिएक्टेंट के लिए उसको अचीव कर पाए, ठीक है। और तीसरा भी एक कंडीशन और भी होता है कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या चाहिए, कि उनका कोलिजन का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे, आप आ रहे हो और यहाँ पे आपका दोस्त आ रहा है, ठीक है, ये आप है और एक आपका दोस्त है। अब दोनों अगर आए सपोज दैट, और इनके चेस्ट, आपका चेस्ट और आपके फ्रेंड का चेस्ट टकराए, मतलब बहुत, तब क्या होगा, कोलिजन आपका इफेक्टिव होगा, ठीक है। आपको चोट ज्यादा आएगी, यानी कोलिजन कैसा होगा, इफेक्टिव होगा। अब वहीं पे, यानी इसका मतलब हुआ कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन होना क्या है, जरूरी है। प्रॉपर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी कोलिजन कैसा होगा, इफेक्टिव होगा। जैसे मान लो एक रिएक्टेंट ए है और एक रिएक्टेंट ए है, अब दोनों आपस जब करीब आए तो एक दूसरे से टकराएंगे, जारी सी बात है। तो जब ये टकराएंगे तो इसका एक रिएक्टेंट का कुछ हिस्सा दूसरे रिएक्टेंट के साथ में कांटेक्ट में आएगा, तो क्या ये कोलिजन इफेक्टिव होगा, नहीं, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए, कोलिजन हेड टू हेड होना चाहिए। हेड टू हेड का मतलब सीधे सीधे टकराए, ठीक है, सीधे सीधे टकराए। अगर दोनों सीधे सीधे टकराएंगे तो क्या होगा, इनका कोलिजन इफेक्टिव होगा। तो यही बात कहा जा रहा है। देखो किसी भी कोलिजन थ्योरी बोलता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वह किस किस बात पे डिपेंड करता है, कि कोलिजन किस फ्रिक्वेंसी के साथ में हो रहा है, कोलिजन कितना तेजी से हो रहा है। दूसरी बात, इफेक्टिव कोलिजन यहाँ पे बात कर रहा है। पहला जो फैक्टर है, काफी लंबा हो जा रहा है और यहाँ पे टॉपिक है नहीं, इसलिए ये लंबा खींच जा रहा है। तो मैं क्या कह रहा था कि भाई यहाँ पे कोलिजन थ्योरी क्या बोलता है, कोलिजन थ्योरी बोलता है कि पहली बात कि रिएक्टेंट का आपस में टकराना जरूरी है, ठीक है। जो
कोलिजन थ्योरी है, एक कोलिजन थ्योरी कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वह तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर आपका है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि एक सेकंड के अंदर कितना कोलिजन हो रहा है। दूसरा फैक्टर किस बात पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो दूसरा फैक्टर आपका है कि कितने इफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं। टोटल कोलिजन में से कितना फ्रैक्शन मॉलिक्यूल, टोटल टोटल मॉलिक्यूल में से कितने मॉलिक्यूल आपस में इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, ये दूसरा फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फैक्टर आता है आपका एनर्जी का। तो उनके पास जो मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन कर रहे हैं उनके पास एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। और तीसरा फैक्टर आपका आता है ओरिएंटेशन का, बाद में बात कर लेंगे, इतना लंबा क्यों खींचना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई, टेम्परेचर बढ़ा भाई, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी तो मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी आ जाएगा, और एनर्जी ज्यादा होगा तो इफेक्टिव कोलिजन होगा, और इफेक्टिव जब कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट के बनने की चांसेस ज्यादा होंगे, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होंगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। बस इतना ही जानो यहाँ पे, जब हम कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, और जो चौथा फैक्टर आपका है, चौथा फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कितना है, इस बात पर भी डिपेंड करेगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। ये बात आपको जान लेनी चाहिए, क्या, कि ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, अगर आपका रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है उसका सरफेस एरिया आपका ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। सपोज दैट ए आपका क्या है, रिएक्टेंट है, और इस रिएक्टेंट का सरफेस एरिया इतना है। ठीक है, एक और रिएक्टेंट है, ठीक है, वो मान लो रिएक्टेंट का सरफेस एरिया इतना है। ठीक है, अब देखो इस रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो दो रिएक्टेंट का आपस में टकराने, देखो रिएक्टेंट जितना बड़ा होगा, ठीक है, मान लो अगर दो रिएक्टेंट बड़े बड़े रिएक्टेंट है, उनका जो सरफेस एरिया वो ज्यादा ज्यादा है, काफी लार्ज है, तो उससे क्या होगा, कोलिजन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर दोनों रिएक्टेंट आपके क्या होंगे, जो कोलिजन आपके रिएक्टेंट कर रहे हैं उनका सरफेस एरिया कम है, यानी उनका साइज छोटा है, साइज छोटा होगा तो क्या होगा, उनके आपस में टकराने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और जितना ज्यादा कोलाइड करेंगे उतना ज्यादा आपका क्या होगा, रेट भी होगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, यानी जिनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, उस केस में क्या होता है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। तो ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेज। तो अगर आपका रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे इस बात को हम समझ चुके हैं। ठीक है, जैसे क्या है कि अब सपोज दैट ए आपका स्पेस है, इसके कंटेनर है, सोचो। ठीक है, इस कंटेनर में गैस रखा हुआ है, और गैस का जो साइज है छोटा है। ठीक है, अब देखो, अब ये मोशन करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, इसके जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे चारों डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, तो इन दोनों का आपस में टकराने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इनकी साइज छोटी है। अब इसी केस में आप यहाँ पे सेम वॉल्यूम का आप कई कंटेनर लेते हो, और उसमें जो गैस मॉलिक्यूल है वो पहले की तुलना में क्या है,
ज्यादा हैं। तो इससे क्या होगा कि इन दोनों की, आप देखो, साइज बड़ी हो जाने से क्या होगा, इनके आपस में टकराने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी तो कोलाइड भी ज्यादा करेंगे, और जब कोलाइड ज्यादा करेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब जो पांचवा फैक्टर आपका है, पांचवा फैक्टर आपका लाइट। तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में होते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में होते हैं। इन सम रिएक्शन, इन सम रिएक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट cause the attainment, attainment of threshold energy, of threshold energy। ठीक है, एनर्जी लेवल एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे थ्री एनर्जी जो बात कर रहा है, यहाँ पे जो मैं क्रिटिकल एनर्जी बोल बोल रहा था, वो क्रिटिकल एनर्जी का दूसरा नाम क्या है, थ्री एनर्जी। तो यहाँ पे आप, एक ग्राफ था, एक क्रिटिकल एनर्जी, एक क्रिटिकल एनर्जी का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पे आप थ्री एनर्जी। ठीक है। क्रिटिकल एनर्जी का दूसरा नाम क्या है, थ्री एनर्जी। जनरली जो यूज होता है वर्ड, वो थ्री एनर्जी यूज होता है। अब थ्री एनर्जी क्या होता है आपको पता ही है, कि दी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी which are required to reactant molecule to convert into product are called threshold energy। तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में होते हैं, और जब लाइट, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है। आप उनको चाहे जितना हीट कर दो, चाहे जितना हीट कर दो, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ए यहाँ पे आपका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और सनलाइट। ठीक है। क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस O2। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना आप। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि आपके जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं और वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाते हैं। कहाँ पे कंबाइन करते हैं, तो ऑन द लीफ, लीफ में जो स्टेमेटा होता है, वहां पे ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं। और स्टोमेटा में कौन प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये दोनों गैसेज लीफ पे क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। और लाइट का भी प्रेजेंस होता है, क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बनता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है। तो इस केस में मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ रिएक्शन ऐसे, अभी देखो ये जो क्लोरो, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस था, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अगर आप हीट के वजह में करवाना चाहते हो तो नहीं होगा, हीट के वजह में नहीं होगा। चाहे जितना हीट दे दो, चाहे जितना हीट दे दो, ये रिएक्शन नहीं होगा। ये रिएक्शन केवल तब होगा जब लाइट का आपका प्रेजेंस होगा, लाइट के प्रेजेंस में ही केवल ये रिएक्शन हो सकता है। तो कुछ नहीं, देखो इन सब के रिएक्शन, यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा था, इन सम रिएक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट काज द अटैचमेंट ऑफ द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो कुछ रिएक्शन में ऐसा होता है, दो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो लाइट के वजह में होते हैं, और जब लाइट को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं, तो अब जारी सी बात है, लाइट क्या है, आपकी एक प्रकार की एनर्जी है। क्या है, एनर्जी है। लाइट क्या एक प्रकार की आपकी एनर्जी है। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और इतना, अगर वो इतना सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लाइट, लाइट को अगर एब्जॉर्ब कर लेंगे,
तो क्या कर लेंगे वो, मान लो कि पहले सपोज दैट एक कंटेनर था, इस कंटेनर में कंटेनर था, इस कंटेनर में रिएक्टेंट रखा था। अगर इस रिएक्टेंट में कंटेनर रखा था तो जो सराउंडिंग था, उस सराउंडिंग के कारण से एनर्जी को ऑब्जर्व किए थे, हीट एनर्जी ऑब्जर्व किए थे। मान लो इसके पास कितना जूल की एनर्जी थी, इस रिएक्टेंट के पास में, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास में 10 जूल की एनर्जी थी। अब 10 जूल एनर्जी से इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का काम नहीं चल रहा है, क्योंकि 10 जूल एनर्जी अगर इनके पास होगा तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मान लो सपोज है 10 लाख टोटल मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है, 10 लाख मॉलिक्यूल है, 10 लाख मॉलिक्यूल है। 10 लाख मॉलिक्यूल में से केवल एक मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है कि वह थ्रीशोल्ड एनर्जी को क्या कर पा रहा है, ऑब्टेन कर पा रहा है। जैसे यहाँ पे ग्राफ में बनाया था, तो इस ग्राफ में यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एनर्जी, इस एक्सिस पे दिखा रहा हूँ एनर्जी, और इधर क्या दिखा रहा हूँ, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो रिएक्टेंट था आपका। अब रिएक्टेंट क्या हुआ, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए आपको इतनी एनर्जी आपको चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी आपको चाहिए। ठीक है, जिसे आप एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हो। यहां से टोटल अगर आप मेजर करोगे तो क्या बोलोगे आप, थ्री सोल्ड एनर्जी। क्या बोलोगे, थ्री सोल्ड एनर्जी। तो यहां से जीरो लेवल से जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे आप क्या बोलोगे, थ्री सोल्ड एनर्जी, थ्री सोल्ड एनर्जी। तो मान लो 10 लाख में से केवल एक एक मॉलिक्यूल के पास में क्या था, इतनी एनर्जी थी, थ्री सोल्ड एनर्जी को अचीव कर पा रहा था। यानी वन मॉलिक्यूल ही केवल किस में चेंज हो पा रहा था, प्रोडक्ट में चेंज हो पा रहा था। तो इसका कुछ रेट रहा होगा, इस रिएक्शन का रेट कुछ रहा होगा। अगर मान लो ए रिएक्टेंट लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, लाइट का प्रेजेंस होता है, तो लाइट को ऑब्जर्व करने का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ने लगेगी, और बढ़ते बढ़ते इतनी एनर्जी ये ऑब्टेन कर लेंगे, इतना ज्यादा लाइट ऑब्जर्व कर लेंगे कि इस लेवल को क्या करेंगे ये ऑब्टेन कर लेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो मान लो लाइट के प्रेजेंस के कारण से क्या हो रहा है कि 10 लाख में से 10,000 मॉलिक्यूल आपके क्या हो रहे हैं, इतनी एनर्जी ऑब्टेन कर पा रहे हैं कि वो प्रोडक्ट इतनी एनर्जी ऑब्टेन कर पा रहे हैं जितना थ्रीशोल्ड एनर्जी चाहिए। थ्रीशोल्ड एनर्जी लेवल मतलब जितना थ्रीशोल्ड एनर्जी जितना चाहिए, उतना एनर्जी 10,000 मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। ठीक है, 10,000 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो इतनी एनर्जी ऑब्टेन कर ले रहे हैं जितना थ्रीशोल्ड एनर्जी चाहिए। अब अगर वो थ्रीशोल्ड एनर्जी को ऑब्टेन कर लेंगे तो किस में चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। यानी किस केस में क्या होगा कि 10,000 मॉलिक्यूल किस में चेंज हो जाएंगे, 10,000 मॉलिक्यूल आपके प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। और पहले क्या था, वन मॉलिक्यूल आपका प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था। ठीक है, अब देखो लाइट की वजह में क्या हुआ कि लाइट की वजह में ऐसा हुआ कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपके लाइट को ऑब्जर्व किए, और लाइट के ऑब्जर्व करके अपनी एनर्जी को क्या कर लिए, बढ़ा लिए। और जब एनर्जी को बढ़ा लिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लाइट को ऑब्जर्व करके अपनी एनर्जी को बढ़ा लिए, और एक ऐसे स्टेट को ऑब्टेन कर गए जितना जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड था उतना अचीव कर लिए 10,000 मॉलिक्यूल। आप जब अचीव कर लिए तो प्रोडक्ट में चेंज होंगे। ठीक है, तो पहले क्या था, वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था, अब कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं, 10,000। तो अब किस केस में बोलोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, पहले केस में कि बाद वाले केस में। एक केस है आपका लाइट के वजह से, और एक क्या है, विदाउट लाइट है। क्या है, विदाउट लाइट है। तो आप यही बोलोगे ना, यहाँ पे केवल एक मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है, और यहाँ पे 10,000 मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है। यानी इसका मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन 10,000 के केस में ज्यादा होगा, क्योंकि आप जानते हो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या था, नम चेंज इन कंसंट्रेशन, या चेंज कंसंट्रेशन ने लेकर के आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल आप मान लो कि 1 सेकंड के लिए मेजर कर रहे हो, तो 1 सेकंड में 10,000 मॉलिक्यूल क्या हो जा रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा था, 1 सेकंड में केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो पा रहा था। तो
ऊपर वाले केस में यानी लाइट के प्रेजेंस में क्या आप बोलोगे कि रिएक्शन का रेट ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, कुछ रिएक्शन का रेट क्या होता है, कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें लाइट का प्रेजेंस होना जरूरी होता है। तो ऐसे रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट का प्रेजेंस अगर होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा। ये पांचवा फैक्टर आपका था। छठवां फैक्टर क्या होगा आपका, छठवां फैक्टर जो आपका होगा वो होगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अब देखो रिएक्टेंट का नेचर क्या है इस पर भी डिपेंड करेगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं दो टाइप की रिएक्शन कंसीडर करता हूं। एक रिएक्शन है आपका फर्स्ट रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बना रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक, ये है आपका फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। एक और मैं रिएक्शन कंसीडर करता हूं, दूसरे वाले रिएक्शन में ऐसा आप क्या करो, कंबंशन ऑफ मीथेन। दूसरा रिएक्शन क्या है, दूसरा रिएक्शन है आपका कंबंशन ऑफ मीथेन। आप पता है कंबंशन ऑफ मीथेन होने पे क्या बनता है आपका, CO2 बनता है और प्लस वाटर बनता है। अब बात करोगे आप, मान लो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आप इस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हो, या किसी पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पे आप जो रिएक्शन का रेट कैलकुलेट कर रहे हो, वो टेम्परेचर मान लो 25 सेल्सियस है, 25 सेल्सियस है, ठीक है। या एक एट सेम टेम्परेचर छोड़ो, आप क्यों स्पेसिफिक टेम्परेचर यहाँ पे कंसीडर कर रहे हो, ये मान लो कि फॉर बोथ रिएक्शन, फॉर बोथ रिएक्शन इफ टेम्परेचर इज सेम, टेम्परेचर इज सेम, दोनों रिएक्शन का टेम्परेचर जो है वो सेम है, दोनों रिएक्शन के लिए टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, फर्स्ट का कि सेकंड का। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर आपका होगा, देखो फॉर बोथ रिएक्शन, दोनों रिएक्शन के लिए टेम्परेचर भी सेम है और कंसंट्रेशन भी सेम है। क्या है, कंसंट्रेशन भी आपका सेम है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी सेम है। तो आप पूछोगे कि फर्स्ट रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा कि सेकंड रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, तो जवाब होगा आपका फर्स्ट, रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन विल बी ग्रेटर देन, विल बी ग्रेटर देन सेकेंड। जो रिएक्शन फर्स्ट है इसका रेट आपका ज्यादा होगा, इसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका रेट क्या होगा आपका, कम होगा। ठीक है, यानी ये रिएक्शन फास्ट होगा, और ये रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि इस रिएक्शन का रेट क्या है, कम है। अब बात आती है क्यों, ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि देखो फर्स्ट वाले रिएक्शन में नाइट्रिक ऑक्साइड था। नाइट्रिक ऑक्साइड का मतलब हुआ कि ये इस तरीके का था, नाइट्रिक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। और यहीं पे आप मीथेन बात करोगे, देखो यहां से किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्लस O2 था, ठीक है, O2 था। अब देखो फर्स्ट वाले रिएक्शन में नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कैसे चेंज होगा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, या ऐसा मान लो कि छोड़ो, देखो यहाँ पे एक नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दो बार से है, नाइट्रोजन है और इधर भी आपका टू बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ में, और इधर भी क्या है, टू बॉन्ड है। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन को अगर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाए, और ब्रेक होने होकर के तो
नेसेंट ऑक्सीजन अगर दे देता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आफ्टर ब्रेकिंग, तो ये जो दो नेसेंट ऑक्सीजन है ये क्या कर जाएंगे, इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे और आपका बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी फर्स्ट वाले कंडीशन में केवल आपको क्या करना पड़ रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वह समथिंग होगी। अब दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है कि मीथेन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, मीथेन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। अब CO2 का मतलब, CO2 का स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो, एक कार्बन है, अब इस कार्बन से क्या मुझे लाना है, हाइड्रोजन को हटा करके क्या लाना है, ऑक्सीजन लाना है। यानी ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा, ये बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा, और ये बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा, साथ ही साथ ये बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा। तो देख रहे हो कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं, यहाँ पे केवल दो बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे थे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा था, बना था, वो डबल, आपका क्या था, डबल बॉन्ड था। यानी आपके टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को इसी तरीके के टू कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा था। कितने बॉन्ड को, टू कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा था फर्स्ट वाले रिएक्शन में। ठीक है, केवल दो कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा था। यहाँ पे कितने कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अब देखो, पहले दो कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा था, अब 6 कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो 6 कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए कि 2 कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो जवाब होगा 2 कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए और 6 कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब सोचो कि जो एनर्जी सप्लाई हो रही, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम होने का मतलब उनके पास में एनर्जी भी क्या है, सेम है। तो एनर्जी अगर इनके पास में, फर्स्ट रिएक्शन के पास भी जितनी एनर्जी है, और फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट के पास जितनी एनर्जी है, उतनी ही एनर्जी दूसरे वाले रिएक्शन में जो इन्वॉल्व रिएक्टेंट है उनके पास उतनी ही एनर्जी है जितना फर्स्ट के पास है। तो अब दो बॉन्ड तोड़ना आसान है इन कंपेयर टू 6 कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने की तुलना में 2 कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ना आसान है। इसीलिए इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। क्यों, क्योंकि कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सेम टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट वाले का जो रेट होगा वो फास्ट होगा इन कंपेयर टू सेकेंड। ठीक है, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। और एक और वैसे फैक्टर है, हम जब उसे रेट पढ़ेंगे तब, ऑर्डर पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे। एक और फैक्टर है, सातवां भी फैक्टर है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का ऑर्डर क्या है इस बात पर भी डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। उसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपका लेक्चर आज का अच्छा गया हो।